हेलो दोस्तों, मैं प्रदीप स्वागत करता हूं आप सबका मेरे चैनल मिथ सागा में। यहां मैं आपके लिए लेकर आऊंगा दुनिया के कोने कोने से कुछ सुनी अनसुनी दिलचस्प मिथिकल कहानियां। आज के एपिसोड में हम बात करेंगे मिस्र की उस डिवाइन लव स्टोरी के बारे में जो ट्रेजिक होने के साथ साथ ही काफ़ी ऐतिहासिक मशहूर चीज़ों की एग्जिस्टेंस में आने का कारण भी बनी, जैसे कि मिस्र की पहली मम्मी का निर्माण और मिस्र के सबसे पावरफुल सिंबल द आई ऑफ हॉरस का ओरिजिन। तो बहुत पुराने समय में धरती के देवता गेब और उनकी पत्नी नट, जो कि आकाश की देवी है, ने 4 बच्चों को जन्म दिया। इन बच्चों के नाम ओसिरिस, ईसिस, सेठ और नेफ्थियस हुए। ओसिरिस धरती का देवता था और बाद में वही जाकर अंडरवर्ल्ड के देवता के रूप में सामने आया। इसके पीछे की घटना को हम आगे की कहानी में जानेंगे। दूसरी तरफ ईसिस को गॉडेस ऑफ मून कहा जाता है और इसके अलावा यह जीवन और जादू की भी प्रतीक मानी जाती है। ईसिस के बारे में यह भी कहा जाता है कि वह मिस्र की सबसे खूबसूरत देवी थी। सेठ रेगिस्तान, तूफान और युद्ध का, और नेफ्थियस ईसिस के ऑपोजिट डेथ की देवी, या कहें तो नियर डेथ एक्सपीरियंस को रिप्रेजेंट करती है। बड़े होने पर ओसिरिस ने ईसिस और सेठ ने नेफ्थियस से शादी कर ली। अब समय बीतने के साथ साथ ही ओसिरिस मिस्र में कानून, खेती करने और व्यवस्था से रहने की शिक्षा देने के उद्देश्य से राज करने आया। ओसिरिस के साथ उसकी पत्नी ईसिस, भाई बहन नेब्टिथ और सेठ शामिल थे। ओसिरिस राजा के रूप में बहुत ही योग्य साबित हुआ और मिस्र की प्रजा भी अपने राजा का पूरा सम्मान करती थी। दूसरी तरफ इन सब के कारण ओसिरिस के भाई सेठ में जलन की भावना ने घर कर लिया। समय के साथ साथ यह भावना भी बढ़ती गई और उस मुकाम पर पहुंच गई जहां उसने अपने भाई को मारने की साजिश तक रच डाली। उसी साजिश को मुकाम देने के इरादे से वह एक रात चुपके से ओसिरिस के बेडरूम में गया। जब ओसिरिस और उसकी पत्नी गहरी नींद में थे, तब उसने ओसिरिस के शरीर का हर तरफ से सटीक माप लिया और वहां से चला गया। अगली सुबह वह एक बढ़ई के पास गया और उसे अपना लिया हुआ माप देते हुए एक सुंदर ताबूत बनाने का आदेश दिया। जब ताबूत बनकर तैयार हो गया तो उसी रात सेठ ने एक विशाल समागम का आयोजन किया और सभी देवी देवताओं के साथ ओसिरिस को मुख्य अतिथि के रूप में आमंत्रित किया। महफिल की रात में काफी नाच गाना और खाना पीना हुआ। कई सारे खेल भी खेले गए। अंतिम खेल के समय सेठ वही सुंदर ताबूत ले आया और खेल का नियम बताते हुए कहा कि जो कोई भी इस ताबूत में पूरी तरह से फिट हो जाएगा वही इस ताबूत का असली हकदार होगा। तब एक एक करके सभी देवी देवताओं ने अपनी किस्मत आजमाई, लेकिन सेठ की प्लानिंग के अकॉर्डिंग कोई भी उसमें फिट ना हो सका। अंत में सेठ ने ओसिरिस को उस ताबूत में जाने के लिए कहा। इसे सिर्फ खेल समझते हुए ओसिरिस उस ताबूत में दाखिल हो गया। सेठ की चाल अनुसार वह उसमें अच्छी तरह से फिट हो गया। अब जैसे ही ओसिरिस ताबूत में दाखिल हुआ, सेठ ने तुरंत ताबूत का मुंह ढक दिया। ताबूत को वह अपनी दोस्तों की मदद से नील नदी तक ले गया और उसमें फेंक दिया ताकि ओसिरिस के बचने का कोई भी जरिया ना बचे। ओसिरिस की मौत के बाद उसका हरा भरा राज्य एक रेगिस्तान में बदल गया और सेठ वहां का नया राजा बना। उसके राज्य में मिस्र की जनता सफर करने लगी और अकाल और भूखमरी का दौर शुरू हो गया। दूसरी ओर ओसिरिस की मौत से दुखी ईसिस और नेफ्थियस ने उसके शरीर की खोज जारी रखी। इसी दौरान नदियों से तैरता हुआ वह ताबूत बेबीलोस तक पहुंच गया और उस पर एक सुंदर पेड़ ने जन्म ले लिया। अपनी खोज के दौरान ईसियस और नेफ्थियस बेबीलोस पहुंचे और आखिरकार उन्हें ओसिरिस का शरीर मिल ही गया। दुखी मन से ईसिस ने ताबूत खोला और इस बात का पता सेठ को न लगे, इसलिए वह शरीर उसने वहीं घास में छुपा दिया। उसका मकसद एक अंतिम रिचुअल परफॉर्म करना था ताकि उसका पति आफ्टर लाइफ में प्रवेश कर जाए। अब दूसरी ओर सेठ को किसी तरह यह भनक लग गई कि ईसिस और नेफ्थियस ने ओसिरिस का शरीर खोज लिया है। वह उसी जगह पहुंचा और उसे ओसिरिस का शरीर घास में छुपा हुआ मिल गया। गुस्से और नफरत में उसने ओसिरिस के शरीर के 14 टुकड़े किए और सारे मिस्र में फैला दिए ताकि कोई भी उन्हें दोबारा न ढूंढ सके। अगली सुबह ईसिस अपनी बहन के साथ जब रिचुअल करने पहुंची तो उसे ओसिरिस का शव न मिला। तब ईसिस ने अपने आप को एक बड़ी चील में बदल लिया और सारे मिस्र में उसकी खोज शुरू कर दी। अपनी तेज आंखों की बदौलत वह ओसिरिस के शरीर के सभी टुकड़ों को खोज पाने में कामयाब हो गई। तब दोनों ने शरीर के सभी टुकड़ों को सही स्थान पर रखने के बाद सर से पांव तक सफेद पट्टियों में लपेट दिया। अब जैसा कि मैंने पहले ही बताया था, इस तरह मिस्र की पहली मम्मी का निर्माण हुआ। अब पूर्ण चंद्रमा की रोशनी में उसी रात ईसिस ने अपने जादू से अपने पति को कुछ देर के लिए जिंदा कर दिया। वापस जिंदा होने पर पहले तो ओसिरिस ने अपनी पत्नी और उसकी बहन का शुक्रिया किया और यह भी कहा कि वह चिंता ना करे, क्योंकि देवता रा ने उसे आफ्टर लाइफ का राजा बनने का काम सौंपा है। जाने से पहले ओसिरिस ने यह भी बताया कि ईसिस जल्द ही एक बच्चे को जन्म देगी जिसका नाम हॉरस होगा। यह बच्चा सेठ को हराकर मिस्र का महान रक्षक बनेगा और वहां न्याय और शासन फिर से कायम करेगा।
जब हॉरस का जन्म हुआ तो उसे अपने चाचा सेठ से छुपाकर कहीं दूर सुरक्षित स्थान पर ले जाया गया और वहीं उसका पालन पोषण भी हुआ। ईसिस ने उसे सभी विद्याएं सिखाई और हर रूप से निपुण बनाया। जब वह योग्य उम्र का हुआ तो उसने अपने चाचा सेठ का सामना किया और सिंहासन के लिए उसे चुनौती दी। दोनों के बीच भयंकर युद्ध हुआ जो लगभग 8 साल तक चला। इस लड़ाई के दौरान होरस ने अपनी दाईं आंख खो दी, लेकिन जादुई रूप से वह फिर से ठीक हो गई। तब से होरस की आंख को मिस्र के सबसे शक्तिशाली चिन्हों में से एक माना जाता है, जो कि प्रोटेक्शन, हेल्थ और रिस्टोरेशन को रिप्रेजेंट करता है। काफी लंबी चली लड़ाई के बाद आखिरकार होरस ने सेठ पर विजय पाई, लेकिन उसे मारा नहीं। यह बात इस बात को सिंबलाइज करता है कि अच्छाई के साथ बुराई भी सदा धरती पर रहेगी और यह हम पर निर्भर है कि हम किसे चुनते हैं। तो आगे कहानी में होरस ने पूरे मिस्र में फिर से न्याय और शांति की स्थापना की। कुछ लोगों का यह भी मानना है कि ऐसे ही कुछ समय बाद होरस की आत्मा वहां के हर राजा में चली गई। तब से जब भी किसी राजा की मौत होती है तो उसकी आत्मा फाइनली ओसिरिस की आत्मा से मिल जाती है। तो दोस्तों, यह तो थी आज की कहानी। उम्मीद करता हूँ कि आपको पसंद आई होगी। ऐसी ही और कहानियां सुनते रहने के लिए बने रहिए मेरे साथ और मैं आपको मिलता हूँ नेक्स्ट एपिसोड में।